हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स, पूर्व गांव की कहानी। दिस वीडियो इज ह्यूज इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, जिसमें जीएस पेपर के अंतर्गत आपको इकोनॉमिक्स से सवाल आते हैं। इसके अलावा यह वीडियो बीपीएससी, एसएससी, रेलवे यानी वेरियस कॉम्पिटिटिव जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें इकोनॉमिक्स से सवाल आते हैं, और उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको एक काल्पनिक गांव पालमपुर, जिसकी सहायता से आपको ये समझाया जाएगा कि कोई भी गांव में जो उत्पादन का उद्देश्य होता है वो किस रूप से होता है, इसका आपको बताया जाएगा। ठीक, इस कहानी के माध्यम से देखिए, एक पालमपुर गांव है जिसका मुख्य क्रिया खेती है, यानी वहाँ के लोग जो ज़्यादातर लोग हैं वो खेती पर ही डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन इत्यादि सीमित स्तर पर की जाती है, यानी बहुत कम मात्रा में की जाती है। अधिकांश लोग खेती पर ही डिपेंडेंट होते हैं। इस उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा इत्यादि। पालमपुर की कहानी से हमें विवादित होगा कि गांव की इच्छित वस्तुओं की सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित किए जाते हैं। यानी कि इस गांव की कहानी में आपको ये बताया जाता है कि कोई भी चीज़ को उत्पादन करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है और वो किस तरह से आपके पास अवेलेबल होती है। पहले परिचय देख लेते हैं इस गांव का। पालमपुर आसपास जो आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है, यानी यह पूरी तरह से लिंक्ड है। ठीक, एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। यानी ये जो गांव है वो वेल लिंक्ड गांव है, अच्छी सड़कों से जुड़ी हुई है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा व घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक तक देखे जाते हैं। उसके बाद इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति यानी कि दलित के लोगों की संख्या गांव के कुछ जनसंख्या का 1/3 है, और वे गांव के एक कोने में छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक, पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय है। रोगियों का उपचार भी किया जाता है, यानी कि वहाँ एक प्राइमरी स्कूल, एक हाई स्कूल और हॉस्पिटल की भी व्यवस्था है। ठीक, इसके बाद एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों में बताएगी। भारत के गांवों में खेती का उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। ठीक, गैर कृषि का मतलब कि आप ले लीजिए जैसे कोई लघु चीज़ को छोटी चीज़ों का निर्माण करते हैं, परिवहन ले लीजिए, कोई दुकानदारी होता है, यानी कृषि के अलावा कोई क्रियाएं जो कि गांव में करते हैं। ठीक ना, उसको गैर कृषि है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। अब सवाल है कि उत्पादन का उद्देश्य क्या है, हम लोग किसी चीज़ का उत्पादन क्यों करते हैं। तो देखो, लोगों की जो ज़रूरत है उस ज़रूरत की पूर्ति हेतु कोई चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, उत्पादित करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की जरूरत होती है। 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, जिसकी सहायता से हम किसी चीज़ को उत्पादन कर सकते हैं। पहली जरूरत की चीज़ क्या है, भूमि। ठीक, पहली जरूरत की चीज़ है वो है लैंड, यानी कि भूमि।
तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी जो आवश्यकता, दूसरी जो चीज़ों की जरूरत है वह है श्रम। पहली था भूमि, दूसरा है श्रम, यानी लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है, जबकि दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। ठीक है, प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करते हैं। यानी पहला चीज़ था भूमि, दूसरा था श्रम। श्रम दो तरह के, एक बहुत पढ़े लिखे लोग और एक लेबर क्लास के लोग जो कि मेहनत करते हैं। तीसरी चीज है भौतिक पूंजी। ठीक, यानी उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के लागत आने की आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है। अब भौतिक पूंजी का मतलब क्या होता है वो आपको देखो आगे बताया गया है। जैसे औजार, मशीन, भवन। औजारों तथा मशीनों के अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर इत्यादि आते हैं। औजारों, मशीन और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होते हैं, इन्हें अस्थायी पूंजी कहा जाता है। कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की जरूरत होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सूत, कुम्हारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने की जरूरत, माल खरीदने के लिए कुछ पैसों को भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों की कार्यशील पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? तो जो कच्चा माल तथा जो नगद पैसा होता है उसे हम लोग कहते हैं कार्यशील पूंजी। ठीक, औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। ठीक, चौथी आवश्यकता की बात करें तो चौथी जो जरूरत की चीज़ भी होती है, आपको स्वयं उपयोग हेतु, बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और पूंजी के साथ एक करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। यानी कि चौथे प्रकार की जो पूंजी है उसकी जरूरत होती है, यानी कि मानव की जो ज्ञान होती है, एक नॉलेज जिसके सहारे हम सारा सेटअप करते हैं, वो एक तरह से चौथी पूंजी बन जाती है। ठीक, तो मानव पूंजी के विषय में और अधिक हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। जो उत्पादन होता है, भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करने के संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। यानी उत्पादन भूमि, श्रम, पूंजी जो पूरी तरह से संयोजित करते हैं, सबको मिलाने के लिए संगठित करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन को 3 कारकों के बारे में अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए हम इन अध्याय में हम भौतिक पूंजी को ही पूंजी कहेंगे। अब पालमपुर में खेती के बारे में कहानी है। पालमपुर में खेती की स्थिति क्या है? भूमि की स्थिर है वो क्या है? पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। पालमपुर में सबसे जो प्रमुख क्रिया है वो क्या है? खेती उत्पादन करना। काम करने वालों में से 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर करते हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों के हित में खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। यानी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जो खेती की जो भूमि होता है वो तो स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, वो तो बढ़ता नहीं है। देखिए, वहाँ भी इसी तरह से स्थिति था कि 1960 में आज तक जो जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। उस समय तक गांव के कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन की ओर बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। यानी नई जो भूमि है वो बनाने की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी जो बंजर भूमि थी उसको खेती योग्य बनाया जा चुका था। तो जो जमीन, जो लैंड जिस पर खेती किया जा सकता है उसकी मात्रा कांस्टेंट हो चुकी थी। देखिए आगे, भूमि मापने की मात्रा की इकाई क्या होता है? हेक्टेयर होता है। यद्यपि गाँव में भूमि का माप बीघा, गुट्ठा आदि जैसे क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 100 मीटर की भुजा। 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है 1 हेक्टेयर। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान की तुलना कर सकते हैं? आगे जो दूसरा नंबर है वो है कि क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने की कोई तरीका है? कोई ऐसा तरीका है जिसमें, तो भूमि तो चलो ठीक है, लैंड कांस्टेंट है, लेकिन क्या किसी तरीका से हम लोग इसके जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं? ऐसा कोई तरीका है क्या? यहाँ जिस प्रकार फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाओं उपलब्ध है, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गाँव की
तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। बरसात के मौसम यानी कि खरीफ बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। उन पौधों के पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के लिए, जब अक्टूबर और दिसंबर होता है तो उसमें आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में रबी फसल सर्दी के मौसम में होती है। खेतों में गेहूँ उगाया जाता है। गेहूँ कौन सा फसल है? रबी फसल है, इस पर ध्यान देना। उत्पादित गेहूं में से परिवार को के खाने के लिए रखकर गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों में बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई के सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गए थे। इसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति भी बदल गई। तब तक किसान कुआं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों में सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाली नलकूपों से ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से अधिक क्षेत्र में सिंचाई किया जा सकता है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार के द्वारा लगाए गए थे, पर जल्द ही किसानों ने अपने नई निजी जो नलकूप है लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक में मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जोते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। ठीक, इसके बाद है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की जो विधि होती है वो कहलाती है बहुविध फसल प्रणाली। यह भूमि के किसी एक टुकड़े के उपज बढ़ाने की सबसे समान प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर यह गेहूँ, बाजरा, गन्ना और यह आलू। देखिए, उत्पादन बढ़ाने का जो एक तरीका था वो क्या था? बहुविध फसल प्रणाली था। देखिए, दूसरा तरीका भी हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि अधिक उपज के लिए खेतों में आधुनिक कृषि विधियां किया जाए, यानी आधुनिक ढंग से कृषि किया जाए, खेती किया जाए, जिससे कारण से उसकी उपज बढ़ सके। उपज की भूमि को किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक में मध्य तक खेतों में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसान उर्वरक के रूप में गाय के गोबर तथा दूसरे प्राकृतिक खाद प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल के उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया कि 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों की अधिक उपज वाले बीजों HIB के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HBIB जो बीज होती है वो एक ही पौधों से अधिक यानी कि ज़्यादा उत्पादन कर सकती है। ठीक, तो यानी कि हरित क्रांति आने से जो कृषि का जो उत्पादन था वो एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि नए किस्म की उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक चार्ट दिया गया जिसमें से ये सिखाया गया कि 1950 से 51 तक 129 मिलियन हेक्टेयर की ज़मीन तक जो जुताई का जो क्षेत्र था वो इतना था। 2014 या 15 आते हो गया 155 मिलियन हेक्टेयर। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे आप ग्राफ पे देख सकते हैं। यही चीज़ को ग्राफ से दिखाया गया है। अब अनाज की पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जब हरित क्रांति हुआ, इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा जो है वो पैदा होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि उन्नत किस्म के जो बीज है उसकी हम लोग उपयोग करने लगे थे। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों की अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद कीटनाशकों की जरूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों इत्यादि के संयोजन से ही संभव थी। यानी कि अगर अधिक उपजाऊ करना है तो उस किस्म का बीज बनाया तो गया, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट क्या हो गया कि इसे अधिक पानी की जरूरत होती, ज़्यादा इसको सिंचाई चाहिए, कीटनाशक का यूज, फर्टिलाइजर ज़्यादा इसको यूज करना पड़ेगा, जो केमिकल्स है वो यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो भारत में पंजाब,
हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेतों के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेतों में सिंचाई के लिए नलकूप और HBV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदे, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनमें गेहूं के ज़्यादा पैदावार प्राप्त हो गए। यानी कि खेती की जो तरीका है, तौर तरीका, वो यहाँ पे धीरे धीरे बदल रही है। देखिए, पालमपुर में परंपरागत बीजों में गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। वो HBV बीजों की उपज से 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। यानी कितना गुना, 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पे उपज उसकी। ठीक, गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने की अब अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा मौजूद हो गई। यहाँ पे हरित क्रांति के बाद जो भारत में दाल और गेहूं के जो उत्पादन है वो आपको करोड़ टन में दिखाया गया। 65-66 में 10 करोड़ टन दाल और 10 करोड़ टन गेहूं बनाया गया, आपको उत्पादन किया गया। इसी तरह से आगे आपको 17 से 18 तक आते आते 24 करोड़ टन दाल हो गया और 97 करोड़ टन गेहूं के उत्पादन हो गए। चलिए, हरित क्रांति के बाद तो पैदावार तो आप बढ़ा लिए, लेकिन क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? यानी ये जो चीज़ें जो आप उसकी जो पैदावार दोगुनी कर दिए, तो उस पर क्या भूमि पर कोई जो प्रेशर जो इफेक्ट है वो होगा? देखिए, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन का जो आधार है उसका अति उपयोग कर लिया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों की अधिक प्रयोग, यानी जो फर्टिलाइजर से उसका अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरक क्या हो गई है? कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि के जल स्तर में सतत प्रयोग में भूमि जल स्तर की कमी आया है। यानी भूमि जल स्तर है वो भी कम हो गया है, नीचे चला गया है। मिट्टी की उर्वरकता और भूमि जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि के भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण को भी देखभाल करनी चाहिए। यानी कि अब भूमि से पैदावार तो बहुत बढ़ा दी है, लेकिन इसके कारण जो साइड इफेक्ट हुआ कि जो भूमि है उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो कम हो गई और जलस्तर भी नीचे आ गया। देखिए, रासायनिक उर्वरक का मतलब क्या था? रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज है जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत मौजूद हो जाते हैं, तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। पौधों के लिए जो भी चीज़ चाहिए तुरंत वो अवेलेबल कर देती है, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती है। वह मिट्टी से निकलकर भूमि जल में है तथा नदियों और तालाबों को प्रदूषित कर देती है। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग से कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ हो जाएगी, क्योंकि वो सूक्ष्म अवयवों को क्या कर चुके होंगे? नष्ट कर चुके होंगे। ठीक, इसके बाद देखिए, देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ होता है? पंजाब में होता है। रासायनिक खाद में निरंतर प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता में कम कर दी गई। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक रासायनिक उर्वरक और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहाँ खेती में लागत है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है, क्योंकि मिट्टी की उपजाऊ की शक्ति है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर में पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है? आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती में काम करने लगे लोगों के पास खेतों के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांश दलित है। बाकी 1 परिवारों में तो 40 परिवार जिनमें पास भूमि है। 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़े को खेती करने के किसानों के परिवार को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। 1960 में
1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि को खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के कुछ पश्चात यह भूमि उनके तीनों पुत्रों के बीच बंट गई। प्रत्येक पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा बचा। परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता था। अब बताइए इसका कारण क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पर भूमि का टुकड़ा था वो क्या हो गया, बट गया, जिस कारण से खेती करने में बहुत कठिनाई हो रही थी। यहाँ पे खेती का पारंपरिक जो तरीका वो अपनाया गया था। पहले के लोग इस तरह से कटाई होता था, जुताई यहाँ पे बीज इस तरह से करते थे, बीज या तो कोई रासायनिक जो छिड़काव थे इस तरह से करते थे। अब जो है वो इस तरह से खेती होती है, यानी कि जुताई होती है, और यहाँ पे रासायनिक जो भी छिड़काव होता है वो इस तरह से होता है। इसके बाद देखिए एक ग्राफ से आपको यहाँ पे समझाया गया कि भारत में जो किसानों की स्थिति क्या है, किस तरह से उसकी भूमि का बंटवारा होती है। देखिए कृषि क्षेत्र का बात करें तो यहाँ पे मंझले और बड़े कृषक किसे कहेंगे? जिसकी जमीन 2 हेक्टेयर से अधिक होगी। सीमांत एवं छोटे कृषक, जो सीमांत कृषक है, सीमांत किसान कहेंगे 2 हेक्टेयर से कम। जिसका 2 हेक्टेयर से कम होता है वो सीमांत में आता है या छोटे कृषक में होता है। ठीक, यहाँ पर कृषि क्षेत्र का बात करें तो मंझले और बड़े कृषक के लिए 55.4% होती है, तथा जो सीमांत है उसके लिए 44.6% जो भूमि है वो इसकी कृषि के लिए है। और कृषकों की संख्या की बात करें तो 85% जो है वो सीमांत एवं छोटे कृषक होते हैं, जो कि मात्र 15% जो है वो मंझले तथा बड़े कृषक हमारे यहाँ है। नेक्स्ट, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? देखिए भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारण है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता जरूरत होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मंझले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को क्या करते हैं? किरायों पर लेते हैं। खेतों में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं वो या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लॉटों में खेती करने वाले परिवार से। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई जो फसल होती है उस पर कोई अधिकार नहीं होता है जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। यानी कि मजदूरी पाकर वो सिर्फ काम करते हैं, उस पर फसल का कोई अधिकार उसका नहीं होता है। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में काफ़ी भिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूर के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन जो श्रमिक है, इसका मतलब है कि उन्हें लगातार काम ढूंढने रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपया यानी मार्च 2017 में निर्धारित किया गया है। देखिए सरकार ने तो 360 रुपये, चलो 300 रुपये कर दिया, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है खेती करने वाले, इस कारण से उन्हें मात्र 160 रुपया ही मिलते हैं। पालमपुर में जो खेतिहर श्रमिक है वो बहुत ज़्यादा स्पर्धा होती है, क्योंकि लोग ज़्यादा है, काम कम है, इस कारण से जो उसका रेट है वो कम हो जाता है, इसलिए लोग कम वेतन में ही काम करने से सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में जो है वो रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतिहर श्रमिक है। अभी दोनों के बीच जो वार्तालाप है वो आपको हम दिखाते हैं। देखिए दोनों के बीच इस तरह से वार्तालाप हो रही है। आजकल काम पे मिलना जो है कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और यह भी बहुत कम दिनों के लिए। फिर उसके बाद ये बोलता है घनश्याम क्या बड़ा किसान है और उसके अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम काम मिला था।
अब कम काम मिलने का कारण ये भी होता है कि नई नई मशीन जो है, टेक्नोलॉजी है वो बढ़ रहा है, इस कारण से श्रमिक जो लोग हैं उसको कम काम मिल रहे हैं। उसका बोलता है हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गाय के लिए थ्रेसर है, यहाँ तक कि खरपतवार साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों को भी छिड़कते हैं। अब इसे वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्टे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी, यानी काम के लिए कुछ और चीज़ों पर डिपेंड होना पड़ेगा क्योंकि मशीन बहुत सारे यूज होने लगे हैं। उसके बाद मुझे स्थानीय साहूकार को 2,000 रुपये देने हैं, मैंने पिछली गर्मियों में 1,000 रुपया लिए थे। अब खेतों में काम नहीं था तो मैं इसे कैसे चुकता कर पाऊँगा। मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूँ। अब इस वर्ष मुझे रायगंज ईंट भट्टा बजाने के लिए सोच रहा है। मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने के मना कर दिया था। इस तरह से मशीन जो नए मशीन है वो आने से जो इनकी स्थिति और ख़राब हो गई है। अब हम लोग देखेंगे खेतों के लिए आवश्यक जो पूंजी है वो किस तरह से होती है। देखिए, अधिकांश छोटे किसानों के पास पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वह बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों का ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है, कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे ये है कि छोटे जो किसानों के विपरीत मंझले और बड़े जो किसान होते हैं वो खेती से बचत होती है, इस तरह की आवश्यकता पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है कि आप इसके उत्तर अगले भाग में पाएंगे। ठीक, और यहाँ पे देखिए एक सविता की कहानी आपको बताई गई है। सविता एक लघु कृषक है, वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशक के अतिरिक्त उन्हें पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की जरूरत होती है। इसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3,000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने के लिए निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देती है। 24% की कर्ज पर बाबा, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उन्हें अपने खेत की कटाई को पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत जिम्मेदारी होती है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन होता है। देखिए यहाँ पे किसान चलो खेती को आने की जो भी चीज़ें थी वो उत्पादन कर लिया। अब उसके बाद जो उत्पादित जो की गई चीज़ है, मान लो गेहूँ की कटाई की जाती है और गेहूँ को पूर्ण हो जाता है। गेहूँ को क्या करते हैं, जो गेहूँ का उत्पादन किए उसको क्या करते हैं। देखिए वे परिवार के उपयोग के लिए कुछ गेहूँ पहले रख लेते हैं खाने के लिए खुद, और अधिकांश जो अधिशेष गेहूँ जो बच जाता है, सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूँ होता है क्योंकि उसका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार के ज़रूरतों के लिए रख लेते हैं। इसलिए मंझोले और बड़े किसानों की बाज़ार में गेहूँ की पूर्ति करते हैं। ठीक, यानी बाज़ार में जो गेहूँ की पूर्ति है वो कौन करता है, मंझले और बड़े किसान। जबकि सीमांत जो छोटे किसान होते हैं वो तो उसके पास बचता है, खाने के बाद गेहूँ बचता बहुत कम ही बचता है, इस कारण से वो बाज़ार में ज़्यादा वो आपूर्ति नहीं कर पाते हैं। ठीक, एक बड़े किसान तेजपाल से अपने समस्त भूमि का से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूँ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त वे यह रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है। पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया जिन्हें कर्ज की जरूरत थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने के लिए भी किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिति पूंजी में वृद्धि हो जाएगी।
इस तरह से तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मंझले किसान भी खेती की अधिशेष कृषि उत्पादकों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा रखा जाता है। इस तरह से वे अपनी खेती के पूंजी को व्यवस्था कर अपनी बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने के अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं, जैसा कि हम आगे देखेंगे, जो कि गैर कृषि कार्य के लिए पूंजी कहा जाएगा। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे कि पालमपुर में जो गैर कृषि क्रियाएं वो किस तरह से होती है। देखिए, हमने देखा कि पालमपुर में खेती प्रमुख उत्पादन होता है। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर भी विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। अब अन्य कार्य में कौन से कार्य कर सकते हैं? तो सबसे प्रचलित जो कार्य है वो है डेयरी का यानी कि दूध उत्पादन का। पालमपुर कई परिवारों में डेयरी का प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उसके उगने वाले ज्वार और बाजरा खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रह का शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां वे दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। यानी कि जो पालमपुर के गांव के जो किसान थे वो खेती के अलावा कुछ लोग यानी कि अन्य जो प्रचलित क्रियाएं जैसे डेयरी है उसका उपयोग करते थे। अगर यहाँ लघु स्तरीय विनिर्माण की बात करें तो देखिए, इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्य में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण से विपरीत पालमपुर में विनिर्माण बहुत सरल उत्पादन होता है। इस विधि में क्या करते हैं, विधियों द्वारा किया जाता है और उसे छोटे पैमानों पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में ही किया जाता है। इसमें श्रमिक कभी कभार जो है वो उधार पर लिए जाते हैं श्रमिकों की। देखिए, छोटी सी विनिर्माण का मतलब अगर समझना है तो इसको जरा एग्जांपल को देख लीजिए। देखिए, मिश्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है और उन्हें अपने खेत में लगाया है। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों और मदद से किया जाता था, अब इन लोगों ने इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उससे गुड़ बनाता है और गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों में बेच देता है। इस प्रक्रिया मिश्री लाल थोड़ा सा लाभ कमा लेता है। इस तरह से यहाँ पे ये विनिर्माण का काम हुआ। उसके बाद एक और है, करीम ने गाँव से एक कंप्यूटर केंद्र खोला है। हाल ही में कई वर्षों से विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज में जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इस कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से ये जो कार्य है वो विनिर्माण के लिए हुआ। अब जरा दुकानदार की बात कर लेते हैं पालमपुर के। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार यानी कि वस्तु विनिमय नहीं करते हैं। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियां, कॉपियां, पेन, पेंसिल इत्यादि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट है अपने घर के पास छोटी दुकान खोली हुए खाने की चीज़ें भी क्या करते हैं, बेचते हैं। तो इस तरह से पालमपुर में दुकानदार जो होते हैं छोटे दुकानदार वो चीज़ों को बेचते हैं जो शहर से लाकर। अगर परिवहन की बात करें तो परिवहन भी तेजी से विकसित हुआ। पालमपुर के रायगंज के बीच सड़क का कई प्रकार के वाहन चलते थे। रिक्शे वाले, टांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, परंपरागत बैलगाड़ी, दूसरी गाड़ियां चलाते थे। वे लोग जो परिवहन सेवाओं में शामिल है वे लोगों को और वस्तुओं की एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। गत वर्षों में परिवहन से जुड़े संख्या काफ़ी बढ़ी है। अब यहाँ पे आगे देखिए, किशोरी की कहानी आपको सुनाते हैं। किशोरी एक खेतिहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोरी को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की जरूरत अब होती है पूरी करने में कठिनाई होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोरी ने बैंक से कर्ज लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवार को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किसानों ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब भैंस से दूध बेचता और अब उसने अपनी भैंस गाड़ी भी बना ली जिसमें से अब वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है
तथा कभी कभी वह गुड़ तथा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधी कोई ना कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्ष की तुलना में अधिक कमाने लगा था। इस तरह से ये था पालमपुर गांव की कहानी। यहाँ पर कुछ सारांश जो दिया गया है, यहाँ पर देखिए कुछ सारांश जो है वो दिया गया है। इसको आप स्क्रीन को पॉज करके ये सारी चीज़ें को क्या कर लो, आराम से पढ़ लो, ठीक, इस तरह से। चलिए, तो ये था आपका पालमपुर की कहानी। अब आगे हम आपको यहाँ पे अभ्यास कुछ है, आप खुद से कर सकते हैं, तो अभ्यास को कर लीजिए। ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वो यहाँ पे हो गया है समाप्त। चलिए, वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, चलिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।